नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन खबर की तह तक। यहां हम आपको केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर की तह तक जाते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा मामला हम दर्शकों को बताते हैं कि आखिर है क्या और गहराई से समझने की पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत हम करेंगे आज उत्तराखंड से। शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर से, देहरादून से बड़ी खबर के। इन्वेस्टर्स समिट का आज आगाज हो रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। कुछ देर में पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग का शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं। अडानी, अंबानी, जिंदल समेत कई निवेशक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। यहां आपको बता दें कि धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कई रोड शो कर चुकी है। ये रोड शो न केवल देश में हुए हैं, विदेशों में हुए हैं। कई बड़े एमओयू साइन किए गए हैं। काफी बड़ा एक निवेश आ भी चुका है। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड से उत्तराखंड ब्यूरो राज शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, तो वहीं हिमाचल से प्रदीप शिमला ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राज शफात का रुख करूंगी। राज शफात, इन्वेस्टर समिट, धामी सरकार ने इन्वेस्टर समिट को लेकर देखिए लगातार रोड शो किए हैं, न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में रोड शो किए गए हैं। कई एमओयू साइन हुए हैं, करोड़ों का निवेश माना जा रहा है पहले से आ चुका है। ऐसे में आज का कार्यक्रम कितना खास रहेगा, किस तरह की तैयारियां नजर आती है? देखिए, बिल्कुल खास और अहम दिन है आज का, बेहद महत्वपूर्ण है और जिस दिन का इंतजार किया जा रहा था आज उसका आगाज भी हो चुका है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचने वाले हैं और इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं और बड़ी जो हस्तियां हैं वो मौजूद रहने वाली है। तमाम देश और विदेश के जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि देखिए, एक लक्ष्य रखा था राज्य सरकार ने कि राज्य सरकार का मकसद था कि जो रोजगार है वो उत्तराखंड में हो, साथ ही पलायन को रोका जाए, आर्थिक स्थिति उत्तराखंड की बेहतर हो। तो इसके लिए एक जो निवेशक सम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए का देखिए लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आज ही क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले पहले ही धामी सरकार को ये कामयाबी मिली कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के पहले से एमओयू साइन हो चुके थे और उम्मीद है कि 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए के आज एमओयू साइन हो सकते हैं। और क्योंकि उत्तराखंड में अगर उद्योगपति आते हैं, निवेशक आते हैं, तो उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति तो बेहतर होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ ही जो रोजगार की समस्या उत्तराखंड में है, पलायन की समस्या उत्तराखंड में, ये भी खत्म होगी। उम्मीद है बहुत धामी सरकार से युवाओं को, यूथ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, वो चाहे देश के हों या फिर विदेश के हों। इससे पहले रोड शो हो चुके थे, बड़ी कामयाबी पहले ही मिल चुकी थी धामी सरकार को, लेकिन आज वो दिन था जिसका इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पहुंचे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस कदर यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग उत्साहित हैं। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही कुछ जो उद्योगपति हैं वो क्षेत्रीय उद्योगपति हो या फिर बाहर से आए उद्योगपति हो, वो भी मौजूद है। अब उनसे भी बात करेंगे इस सम्मेलन को लेकर के कि कितना ये अहम रहने वाला है और कितना रहेगा। फिर आपसे जानना चाहिए, नाम क्या है? मेरा नाम अमित जायसवाल है। अच्छा अमित जी, आज बड़ा दिन है। देखिए, इंतजार था कि एक सम्मेलन हो और इसके साथ ही जो निवेशकों के आने का सिलसिला है वो उत्तराखंड में, क्योंकि बहुत पहले रुक चुका था, लेकिन एक बार फिर से उम्मीद जगी। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अगर देखा जाए तो, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छी इवेंट है जिससे देश विदेश के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को, प्लस उत्तराखंड का विकास करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली है ये इवेंट। आप किसी कंपनी से रिलेटेड है या प्रधानमंत्री को सुनने के लिए किसी? मैं बेसिकली डेलॉनिक्स ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से बिलोंग करता हूँ एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, कैसे न्यू कनेक्शंस बना सकें, कैसे रोज़गार की संभावनाएं बढ़ा सकें हम लोग। हम लोग उसी एरियाज में बेसिकली काम कर रहे हैं और कोशिश हमारी भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, नए जो संभावनाएं हैं उन्हें तलाश कर सकें। न्यू टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत ज़्यादा आ रही है, वी आर वर्किंग ऑन दी टेक्नोलॉजी साइड एज वेल। सो हम सिर्फ संभावनाएं देख रहे हैं कि और क्या संभावनाएं हैं जो हमारे लिए भविष्य में हमें मिल सकती है और हम आगे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें और आगे भी बढ़ सकें।
आरती देखिए, जिस तरह से क्योंकि उत्तराखंड में बात होती है पलायन की कि कोई भी सरकार उत्तराखंड में रही हो पलायन नहीं रोक पाई है। लेकिन अगर उद्योगपति आते हैं, जी निवेशक आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं, जाहिर जी सी बात है कि पलायन तो रुकेगा ही, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, कैसे मानते हैं सम्मेलन को? इंतजार भी किया जा रहा था और कहा जा रहा है कि बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जो सम्मेलन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसका रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पहाड़ों में रोजगार के साधन नहीं है, पलायन हो रहा है। अभी इस समिट के बाद जो हमारे धामी जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस समिट से पहले काफी जगह जाकर लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए उत्तराखंड में रोजगार लगाइए। रोजगार लगाने के लिए हमारी सरकार, जो उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, वो बहुत सी रियायतें भी इस समय दे रही है। 2.5 लाख से ज्यादा अभी तक हमारे यहाँ 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अभी तक जो है निवेश का प्रस्ताव सरकार को मिल चुका है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे, जिसको आप कह सकते हैं अच्छे पैमाने पर जनरेट होगी नौकरियां, इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है हमारी सरकार का, धामी जी की सरकार का। तो आरती देखिए, एक अच्छा प्रयास है और जैसा कि अभी जानकारी दे रहे हैं कि पलायन तो रुकेगा, आर्थिक परिस्थितियां बहुत मजबूत होंगी, बहुत बेहतर होंगी उत्तराखंड में। क्योंकि अगर देखें तो पलायन की बहुत बड़ी समस्या रही और साथ ही उत्तराखंड क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ एक राज्य है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करने की थी और धामी सरकार पहले से कर रही थी कि एक ऐसा सम्मेलन हो जिसमें देश और विदेश के जो निवेशक है वो उत्तराखंड आए। और उत्तराखंड बहुत मुफीद राज्य माना जाता है। देखिए, जी दूसरे राज्यों से अपराध कम है, 22% यहाँ पर अपराध कम है। और दूसरा, निवेशकों के लिए 27 पॉलिसीज पर धामी सरकार ने काम किया। आर्थिक 2018 में एक हुआ था सम्मेलन, लेकिन वो बहुत जी कामयाब नहीं हुआ था, तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार थी। लेकिन अब जो सम्मेलन हो रहा है इससे तो बड़ी उम्मीदें जगी हैं। देखिए, युवाओं बिल्कुल को उम्मीदें हैं, निवेशक यहाँ उत्साहित है आने के लिए। और सबसे बड़ा, जैसा कि एक लक्ष्य मैंने भी जिक्र किया था कि 2 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन उससे पहले ही 2.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। और अब उम्मीद है कि 3 से 3.5 लाख करोड़ तक का ये आंकड़ा जा पाएगा। और बिल्कुल दूसरा है कि उत्तराखंड की क्योंकि जो कनेक्टिविटी है दूसरे महानगरों से, तो ये बहुत बेहतर है। तो यहाँ उद्योगपति आने के लिए उत्साहित भी हैं और मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं कि राज्य अग्रसर हो। और 2025 तक एक लक्ष्य भी रखा गया है कि उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करना है और उसी के लिए इस तरह के जो सम्मेलन है वो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा राष्ट्रवाद, देखिए पीएम मोदी का इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब पीएम मोदी कब तक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, कब तक ये कार्यक्रम शुरू होगा, क्या पूरी रूपरेखा कार्यक्रम की रहेगी, वो भी दर्शकों को बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10:35 का कार्यक्रम यहाँ पर दिया गया है और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे। तमाम तैयारियां पहले से कर ली गई थी, एसपी जी पहले से यहाँ मौजूद थे, सिक्योरिटी पहले से मौजूद थी और ये जितनी भी तैयारियां आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ, ये पहले से कर ली गई थी। और ठीक सामने की तरफ करीब यहाँ से 150 मीटर का एक दायरा है। उस 150 मीटर के दायरे के बाद एक हॉल बनाया गया, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और साथ ही ये भी जानकारी है कि निर्मला सीतारमण भी उनके साथ रहेंगे और कुछ जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जी अच्छा, अब देखिए इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार जिस तरह से धामी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं, प्रयास बेहद सफल होते नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इन्वेस्टर समिट से बहुत बड़ा ना केवल फंड जनरेट होगा राज्य के लिए, बल्कि राज्य को अग्रणी राज्य बनाने में इन्वेस्टर समिट बहुत खास रहेगी। कितने सफलता मिलेगी पलायन को रोकने में, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। देखिए आरती, क्योंकि बड़ी समस्या देखिए पलायन की उत्तराखंड में है और पलायन की समस्या सब जानते हैं कि सरकार कोई भी रही हो पलायन को नहीं रोक पाई है। 2 तरीके का पलायन होता है, एक तो राज्य से बाहर लोग जाते हैं रोजगार के लिए और एक दूसरा राज्य से राज्य में ही पलायन होता है। और क्योंकि रोजगार नहीं है और बहुत सारी ऐसे शिक्षा के क्षेत्र हैं जहाँ पिछड़े हुए हैं, लेकिन अगर इस तरह के सम्मेलन होते हैं, निवेशक आते हैं, अलग अलग सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। और 2.5 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश के प्रस्ताव पहले से राज्य सरकार के पास आए, वो एजुकेशन सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, टूरिज्म सेक्टर हो, यानी कि यहाँ संभावनाएं बहुत है। कुछ और उद्योगपति हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। सम्मेलन को लेकर के बड़ा उत्साह है उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में अगर उद्योगपति आते हैं तो यहाँ जो है रोजगार भी बढ़ेगा, पलायन भी बढ़ेगा। आपसे नाम भी जानते हैं। जगदीश लाल पावा, चीफ पैटर्न ऑफ सिविल एसोसिएशन। आज ये जो समिट का कार्यक्रम रखा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा मिशन और बहुत बड़ा विजन है कि उत्तराखंड में जो
पलायन हो रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट देना है, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर को इससे बढ़िया स्टेट कोई नहीं है कि इन्वेस्टर पीसफुल स्टेट। और यहाँ पे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, टूरिज्म बेस्ड है। यहाँ पे टूरिज्म का बहुत ही अपार संभावना है, कितना ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म में बहुत इसमें अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये नेचुरल है। दुबई में जो डेजर्ट इलाका था, वहाँ उन्होंने कर दिया। उत्तराखंड में तो सारे साधन उपलब्ध है, और उत्तराखंड में इतना अपॉर्चुनिटीज है। बाकी जल की कमी नहीं है, बिजली की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। इन्वेस्टर्स भी बहुत जी। खुशी से आ रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। देखिए अंतिम यही है, उद्योगपति भी उत्साहित हैं कि उत्तराखंड एक मुफीद राज्य है दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर बात करें। और क्योंकि बड़े इंडस्ट्रीज उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो जी। युवाओं को बहुत उम्मीद है। युवा बिल्कुल। जो रोजगार के लिए बाहर का रुख करते हैं, बाहर राज्यों में जाते हैं, देशों में जाते हैं, अब उनको नहीं जाना पड़ता। जी, चलिए राशिफात, आप नजर बना के रखिएगा, फिर आपसे राब्ता होगा। बहुत शुक्रिया, फिलहाल तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अब हम बात करेंगे हिमाचल के। हिमाचल हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, और ये मामला न्यायाधीश विवेक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच ने सुना के। आपको बता दें कि इस मामले में तीनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस अब पूरी हो गई है, लेकिन सरकार की तरफ से आज बहस नहीं हो पाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है। अगली सुनवाई ने एडवोकेट की हम बात करें तो जनरल अनूप रतन सरकार की तरफ से बहस करने वाले हैं, और इस मामले में लगातार पक्ष विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। अब हम रुक कर रखेंगे शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर का। प्रदीप, जिस तरह से सीपीएस का मामला है और जिस तरह से मामला हाईकोर्ट में है, पक्ष विपक्ष लगातार देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर खूब वार पलटवार भी करता रहा है। इस मामले में आगे क्या कुछ होता नजर आता है फिलहाल के लिए? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो सीपीएस नियुक्ति मामले को लेकर जो चुनौती दी गई है याचिकाओं के जरिए, उसको लेकर लगातार सुनवाई का दौर जारी है, और पिछले कल भी सुनवाई हुई। अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को होनी है। हालांकि क्योंकि बेंच चेंज हुई है, तो ऐसे में जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनकी तरफ से पिछले कल भी अपनी बात हाईकोर्ट में रखी गई है। बहस उसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो 3 याचिकाएं इसमें प्रमुख तौर पर हैं, उनकी तरफ से जो वकील पेश वहां पर हुए हैं, उसमें बहस पूरी हो गई है। हालांकि सरकार की तरफ से भी कल अपना पक्ष रखा जाना था, लेकिन जो एडवोकेट जनरल है अनूप रतन, उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए मुझे अगली डेट दी जाए जिसमें अपनी बात यानी सरकार का जो है सरकार की तरफ से बहस करूंगा। उसके बाद 20 दिसंबर की डेट इसमें लगी है, लेकिन इतना दूर है कि इसको लेकर हमने देखा कि ये तो हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस पर बार बार सवाल उठा रहा है और सरकार पर फिजूल खर्ची का भी आरोप लगाया जा रहा है। और इसमें जो सतपाल सत्ती जो बीजेपी विधायक है, उनके साथ साथ जो अन्य विधायक हैं, उनके साथ साथ 2 अन्य जो याचिकाएं हैं, उनकी तरफ से यही बात कही गई है कि सीपीएस की नियुक्ति जो है असंवैधानिक है, और इसको पहले ही हाईकोर्ट की तरफ से भी जो बाकी राज्यों की हाईकोर्ट का जिक्र किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश पारित हुए हैं, उसमें इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग केस है उनके साथ सुना जाए, लेकिन उसमें याचिका हिमाचल प्रदेश सरकार की खारिज हुई है, और यही कहा गया है कि आपको हिमाचल हाईकोर्ट में अपनी बात कहनी है। तो अब ये यहाँ पर सुनवाई जारी है, और इसमें जो याचिकाकर्ता पक्ष है उनकी तरफ से कहा गया कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये सारे पद आते हैं, और ये सारी संवैधानिक है। सीपीएस मंत्रियों जैसा लेकर बैठे हैं, और उनको ऑफिस मिले हैं, बाकी तमाम गाड़ियां उनको मिली हुई है, तमाम चीजें हैं। तो इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया जाए, इसको लेकर यहाँ पर जो याचिकाकर्ता पक्ष है वो हाईकोर्ट से पिछले कल भी गुहार लगाई कि इस मामले का जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मामला अब कोर्ट में है, और इसमें देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से 20 दिसंबर को इसमें अपना क्या पक्ष रखा जाता है, और जो बहस चल रही है उसमें क्या होता है, क्योंकि डिप्टी सीएम का मामला भी साथ में ही है। उसमें भी जो याचिका पक्ष की तरफ से खासतौर पर बीजेपी की तरफ से इसमें याचिका लगाई गई है, तो उसको लेकर भी आने वाले समय में कोई आदेश आ सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि अब सरकार अपना पक्ष क्या रखेगी। जी, अच्छा, देखिए, सरकार की तरफ से लगातार अपना पक्ष यही रखा जा रहा है कि इस तरह के पद अन्य राज्यों में भी जनरेट किए गए हैं और उन पदों पर कार्य होता रहा है। ऐसे में विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है, ये लगातार सत्ता पक्ष का कहना है। ऐसे में क्या कुछ नजर आता है सत्ता पक्ष का रुख इस पूरे मामले में?
बिल्कुल देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही इस बात को लेकर विधानसभा के भीतर भी मानसून सत्र के दौरान ये बात कही थी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कायदा सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर कानून बना है। और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने केवल 6 सीपीएस नियुक्त किए हैं, बल्कि कानून के मुताबिक 2 और सीपीएस भी हम नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो एक्ट है उसको दी गई है, यानी जो नियुक्तियों को लेकर चुनौती दी गई है, और एक्ट को लेकर आने वाले समय में कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये विषय जाता है तो वहां पर क्या जो है इसको लेकर फैसला आता है, वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जरूर है कि राज्य सरकार की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है सीपीएस नियुक्तियों की, और पहले भी नियुक्तियां इस तरह की हुई है। 2012 से लेकर 17 की जो वीरभद्र सिंह सरकार थी, उसमें उसका जिक्र बार बार होता है कि उस दौरान भी सीपीएस बने थे। आज के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उस वक्त सीपीएस जो है यहाँ पर थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये सरकार का पक्ष है, लेकिन कानूनी रूप में क्या है, संवैधानिक व्यवस्था क्या है, के मुताबिक अब इसमें क्या फैसला आने वाले समय में होता है, उस पर सबकी निगाहें। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा प्रदीप, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेंगे और इसी बीच हम दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं हिमाचल से जुड़ी एक और खास खबर से। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल का 11 दिसंबर को 1 साल पूरा हो रहा है और ये वो मौका होगा जब सरकार राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करने वाली है। राज्य सरकार ने इस समारोह का नाम व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल रखा है और इस समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। फिलहाल सुक्खू सरकार अपने इस 1 साल के कार्यकाल को चुनौती भरा बता रही है। सरकार का दावा है कि कई चुनौतियों के बावजूद प्रदेश में विकास की गति बढ़ाने का कार्य हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख हम करते हैं एक बार फिर से शिमला ब्यूरो प्रदीप का। प्रदीप, देखिए सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन होगा, किस तरह की तैयारियां फिलहाल नजर आती हैं और किस तरह का ये कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल देखिए, प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला और वहां पर 1 साल का जो कार्यक्रम है, 1 साल का जश्न हम इसको कह सकते हैं कि वहां पर मनाया जा रहा है। उसमें 1 साल में क्या क्या उपलब्धियां रही है वो जनता को उस दिन बताई जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम 1 साल की उपलब्धियों की बुकलेट भी प्रकाशित करने वाले हैं, उस दिन उसको रिलीज किया जाएगा और इसमें 1 साल में बड़े काम क्या हुए हैं राज्य सरकार की तरफ से वो इसमें बताए जाएंगे। जो रैली होने वाली है, विशाल जनसभा होने वाली है धर्मशाला पुलिस मैदान में, उसके लिए तैयारियां जो है वो जोरों से की जा रही है। मंत्रियों की ड्यूटियां वहां पर लगा दी गई है, विधायकों की ड्यूटियां वहां पर लगा दी गई है और ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे इसकी कोशिश पर की जा रही है। हमने पिछले कल भी देखा कि कांग्रेस पार्टी की भी बैठक हुई है प्रदेश पदाधिकारियों की, उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रही। उनसे पहले जो मुख्यमंत्री सुक्खू हैं उन्होंने विधायक दल की बैठक की। जो कैंडिडेट जो चुनावों में 2000 जो अभी 22 के चुनावों में विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट थे, इनके साथ भी बैठक उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की गई है और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा को वहां पर जुटाया जा सके और उसमें आने वाले समय का सरकार का विजन क्या होगा मुख्यमंत्री उस विशाल जनसभा में अपनी बात वहां पर कहेंगे और उसके जरिए क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी है तो उसको देखते हुए ये तमाम चीजें होनी है। तो तैयारियां कह सकते हैं कि अंतिम दौर में इस वक्त। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी प्रदीप आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और अब हम रुक कर रहे हैं पंजाब का। बड़ी खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगातार तीसरे दिन अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और सीएम यहां पर भगवंत मान ने सेहत विभाग के अधिकारियों से बैठक कर प्रदेश में चल रहे कार्यों के बारे में पूछा। पंजाब को आने वाले दिनों में 2 तोहफे मिल सकते हैं। जानकारी के अनुसार सीएम मान ने बैठक में 100 मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जानकारी हासिल की है जो आने वाले दिनों में पंजाब को मिलने वाले हैं। वहीं आने वाले दिनों में पंजाब सरकार एक नई स्कीम लॉन्च करने की तैयारी में है। स्कीम का नाम फरिश्ता होगा, जिसमें एक्सीडेंट के दौरान राहगीर की मदद करने वाले को सरकार 2000 रुपए का इनाम देगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, जिस तरह से फरिश्ता नाम से इस पूरे कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है, कितना खास ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, किस तरह की स्कीम होगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो लगातार अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसएसपीज के साथ मीटिंग की थी, उसके बाद प्रबंधकीय सकत्रों के साथ इनकी मीटिंग हुई थी और अगर अब की बात की जाए तो अब सेहत सचिव जो है उनके साथ मीटिंग हुई है। तो अलग अलग विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनके साथ मीटिंग रही है। आपको ये भी बताएं कि इनके बीच संबंधित विभागों के कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे हैं। अगर फिलहाल तीसरी मीटिंग की बात की जाए तो इसमें मुख्यमंत्री ने सेहत सुविधाओं के ऊपर ध्यान दिया है और सेहत के विकास कार्यों को लेकर भी उसके ऊपर बातचीत की है और उनसे निर्देश दिए गए हैं, उनसे जानकारी भी हासिल की है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योजना के तहत 100 और नए जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो खुलने वाले हैं पंजाब में। इससे पहले 600 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक समर्पित किए जा चुके हैं लोगों को। आपको ये भी बताएं कि उनमें से 400 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए हैं। उसका सबसे बड़ा लाभ ये रहा है कि जो सिविल अस्पताल है या जो और अस्पताल है उनके ऊपर लोगों की निर्भरता कम हुई है, क्योंकि ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं वहां पर लोगों के बिल्कुल आसपास की जगह पर ये क्लिनिक बनाए गए हैं। वहां पर बड़े बड़े टेस्ट जो हैं, जो लोगों को दूर जाकर करवाने पड़ते थे, बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर करवाने पड़ते थे, लेबोरेटरीज में करवाने पड़ते थे, वो उन्हें मुफ्त में वहीं पर पास बैठे हो जाते हैं। तो ऐसे में जो अस्पताल है उन पर मरीजों की गिनती या यूं कहे कि ग्रामीणों की गिनती जो है वो निर्भरता कम हुई है। तो ऐसे में 100 और मोहल्ला क्लिनिक जो है वो पंजाब सरकार देने जा रही है और इसकी जो शुरुआत है बहुत जल्द हो जाएगी। दूसरी जिस स्कीम की बात हुई है वो है फरिश्ते स्कीम। फरिश्ते स्कीम के तहत अगर कोई रोड एक्सीडेंट का केस होता है जिसमें देखा जाता है कि लोग पुलिस के चक्कर में ना पड़े, इसलिए वो एक्सीडेंटल केस को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो ऐसे में लोग जो हैं ऐसे लोगों का सहारा बने जो कि दुर्घटना का शिकार हुए हैं, उन्हें जो है आगे बढ़ाने के लिए एक नई स्कीम जिसका नाम फरिश्ते दिया गया है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। आपको बताएं कि इस स्कीम के तहत जो घायल व्यक्ति होगा उसको जो व्यक्ति अस्पताल पहुंचाएगा उसे 2000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा सरकार की तरफ से। यानी कि अगर आप दुर्घटना प्रभावित किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसकी मदद के लिए पैसा मिलेगा आम लोगों को। और दूसरी बात, जो व्यक्ति घायल होगा उसका 48 घंटों का जो खर्च है वो बिल्कुल मुफ्त रहेगा, चाहे फिर उसे किसी प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाया जाए या फिर किसी सरकारी अस्पताल में। तो ऐसे में लोग जो है वो आगे आएंगे। सड़क दुर्घटनाओं की कमी जो है इससे लेकर की कही जा सकती है कि आएगी, कि लोग ध्यान रखेंगे और किसी को भी इसी तरह से अगर कोई दुर्घटना का शिकार हुआ इसे छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि आगे आकर के उनकी सहायता करेंगे। आपको ये बताएं, इसके अलावा एक और स्कीम की जो शुरुआत है वो कुछ ही दिनों में होने वाली है, संभवतः दिसंबर में जो है ये शुरू हो जाएगी कुछ ही दिनों में, और इसका नाम है सरकार आपके द्वार। और इसके तहत 1076 यानी कि 1076 पर कॉल कर करके विभिन्न सेवाओं का जो लाभ है वो लोगों के द्वारा लिया जा सकता है। इसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, पेंशन पत्र बनवाना है या फिर बिजली के बिल भरने हैं या और कोई बिलों की अदायगी है, तो इस नंबर पर कॉल करके यानी कि 1076 पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग ले सकते हैं। उसमें जानकारी ले सकते हैं कि आपको कौन से कागजात लगेंगे, कौन कौन से काम के लिए कौन से कागज इस्तेमाल होंगे और आप किस समय अवेलेबल है, यानी कि जिस व्यक्ति ने काम करवाना है वो किस समय वो सुविधाएं उनको दे सकता है या किस समय वो काम जो कर सकता है। इसके लिए आप संबंधित विभाग में कॉल करेंगे, सेम यही नंबर रहेगा और उसमें लोग यानी कि चलिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है हरसिमरत। तो देखिए पंजाब सरकार की तरफ से खास ये स्कीम शुरू की गई है। अब हम बात करेंगे चंडीगढ़ की बड़ी खबर है। यहाँ से सीएम मनोहर लाल सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम की डीसी के साथ ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी और सभी जिलों के उपायुक्तों से देर शाम को ये मीटिंग होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ बैठक करने वाले हैं। तो एक के बाद एक सीएम मनोहर लाल की ये बैठकें होंगी। तो सीएम मनोहर लाल देखिए बैक टू बैक बैठकों में हिस्सा लेने वाले हैं और चंडीगढ़ में ही बैठक होगी। सभी जिलों के डीसी के साथ ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम मनोहर लाल जुटेंगे। यहाँ आपको बता दें कि सभी जिलों के उपायुक्तों से देर शाम को मीटिंग होनी है और उससे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ भी बैठक करने वाले हैं। तो एक के बाद एक सीएम मनोहर लाल की बैठक होगी। अलग अलग जिलों के हालात जानेंगे और खास दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं सीएम मनोहर लाल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है सीएम मनोहर लाल की बैक टू बैक बैठकों को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शेड्यूल आज भी काफी टाइट रहने वाला है। मुख्यमंत्री आज देर शाम को भी कई महत्वपूर्ण बैठकें करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शाम को प्रदेश के सभी डीसी के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की बैठक होगी। इस बैठक के जरिए मुख्यमंत्री डीसी से जो जिलों में विकास योजनाएं चल रही है, जो लंबित प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इन सभी को लेकर मुख्यमंत्री फीडबैक ले सके। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री
और कई मुद्दों पर डीसी से बातचीत कर सकते हैं। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है दर्शकों तक। और खबर की तह तक में आज बस इतना की, कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।